Good morning, students. In our last class, we have studied the basic the basic structure of the atoms that were given by the several scientists, right? अलग अलग साइंटिस्ट ने किस तरीके से एटम के मॉडल को एक्सप्लेन किया था, किस तरीके से उन्होंने अलग अलग मॉडल्स दिए थे एटम के लिए, ये चीज़ हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी. So today we are going to start our new topic, that is the alpha particle scattering experiment. Basically, alpha particle scattering experiment. मैंने आपको बताया था कि जो रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंटल मॉडल दिया था फॉर द एटम, और रदरफोर्ड ने अपना जो मॉडल दिया था एटम का वो इसी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे दिया था. बेसिकली उन्होंने अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग करवाई थी एक थिन फॉइल के थ्रू, राइट. और इस एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट्स थे, उन रिजल्ट्स के बेसिस पे उन्होंने हमको एटम का मॉडल दिया था. जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है वो बेसिकली इसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम समझते हैं, और इसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने हमको एटम का जो मॉडल है वो दिया था. अर्नस्ट रदरफोर्ड, हिज फुल नेम वाज Ernst Rutherford, along with his collaborators. Ernest Rutherford, along with his two collaborators, he has performed an experiment, and as per the results of this experiment, he has given the atomic model of the model of an atom, कि जो एटम है वो किस तरीके से बना होता है. उन्होंने और उनके जो कोलैबोरेटर्स थे, बेसिकली उनके कोलैबोरेटर्स जो थे वो उनके स्टूडेंट्स थे, दैट वर हैंस गीगर, and Ernest Marsden. They were the students of Rutherford, and रदरफोर्ड ने इन दोनों के साथ मिलकर 1911 में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, दैट वाज कॉल्ड द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसमें उन्होंने बेसिकली जो अल्फा पार्टिकल्स हैं उनकी स्कैटरिंग करवाई थ्रू अ थिन फॉइल ऑफ गोल्ड की. उन्होंने एक बहुत पतली सी थिन फॉइल ली और उस फॉइल पे से उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग करवाई, और इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर ही एटम का जो मॉडल है वो उन्होंने हमको दिया. अब यहाँ पे अल्फा पार्टिकल क्या होता है वो समझ लेते हैं. अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट जब हीलियम के एटम्स में से मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देता हूँ तो जो बचेगा, दैट इज जो 2 पॉजिटिव प्रोटॉन्स बचेंगे, उसको हम बोलेंगे अल्फा पार्टिकल, राइट. जब हम हीलियम के एटम में से 2 इलेक्ट्रॉन्स को इमिट कर लेते हैं तो उस पर +2 चार्ज होता है, राइट. तो यही +2 जो चार्ज है उसको हम बोलेंगे अल्फा पार्टिकल. तो अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट ट्वाइस पॉजिटिव चार्ज. हीलियम के एटम में से मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया और मेरे पास अब क्या बन गया है, जो पॉजिटिव आयन बना है उसको मैं क्या बोलूँगा, अल्फा पार्टिकल, राइट. उन्होंने इस अल्फा पार्टिकल का एक सोर्स लिया. बेसिकली दैट सोर्स वाज radon, right. This as be the source of alpha particle and this source was radon. उन्होंने ये सोर्स लिया. बेसिकली सोर्स में से जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो इमिट होंगे, राइट. और उन्होंने इस सोर्स को एक लेड कवर के अंदर रख दिया. इस सोर्स को उन्होंने कवर किया विद द हेल्प ऑफ अ लेड कवर. इट वाज ताकि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं उनका लॉस ना हो किसी भी तरीके से, इसलिए उन्होंने उसको लेड कवर के अंदर रख दिया इस सोर्स को. अब यहाँ से और बिल्कुल थोड़ी सी उन्होंने यहाँ पे जगह छोड़ी ताकि हमको एक इंटेंस बीम मिल सके अल्फा पार्टिकल्स की, राइट. यहाँ पे बहुत कम जगह उन्होंने छोड़ी सो दैट हमको एक
इंटेंस बीम मिल सके अल्फा पार्टिकल्स की। अब ये सोर्स क्या करेगा, अल्फा पार्टिकल्स को इमिट करेगा इस तरीके से, राइट। अब ये अल्फा पार्टिकल बाहर जा रहे हैं। अब चूंकि अल्फा पार्टिकल बाहर जा रहे हैं, सारे अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव हैं, तो वो एक दूसरे से रिपेल करेंगे। तो उस केस में क्या होगा, ये जो बीम है वो इंटेंस बीम नहीं मिलती है, वो फैल जाएगी। लेकिन हमको चाहिए इंटेंस बीम, तो हमने इसको इंटेंस बीम बनाने के लिए क्या किया, यहाँ पर कॉलीमेटर लगा दिए। बेसिकली ये कॉलीमेटर क्या करेंगे, जो अल्फा पार्टिकल आगे चल के स्कैटर ना हो इस चीज का ध्यान रखेंगे, और हमको एक इंटेंस बीम मिल जाएगी अल्फा पार्टिकल्स की, राइट। तो ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो इस कॉलीमेटर के थ्रू इस तरीके से पास हुए। अब जैसे ही वो इस कॉलीमेटर के थ्रू पास हुए, तो उन्होंने यहाँ पर कुछ डिस्टेंस पर एक मेटेलिक फॉइल लगा दी, राइट। बेसिकली उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में जो फॉइल ली थी वो गोल्ड की फॉइल थी। यहाँ पे उन्होंने क्या किया, एक गोल्ड फॉइल लगा दी जिसकी थिकनेस रखी गई 10⁻⁻8 मीटर, राइट। सो जो गोल्ड फॉइल उन्होंने लगाई थी, आप सोच सकते हो 10⁻⁸ मीटर मतलब कितनी थिन फॉइल होगी। बेसिकली उन्होंने जो फॉइल ली थी उसको इस तरीके से रखा गया कि उसमें केवल एक सिंगल लेयर ऑफ एटम्स हो। मतलब कि जो गोल्ड की फॉइल ली थी इस तरीके से, उसमें ये सिंगल लेयर ऑफ एटम्स हो और इस एयू के पीछे कोई दूसरे एयू के एटम्स नहीं हो, राइट। एक ही सिंगल लेयर ऑफ एटम हो, इस तरीके की उन्होंने इतनी पतली फॉइल ली थी गोल्ड की, राइट, ताकि उनको जो स्कैटरिंग है वो एक सही ऑर्डर में और एक प्रॉपर ऑर्डर में उनको स्कैटरिंग जो है वो मिल सके, राइट। सो अब क्या होगा, जैसे ही ये अल्फा पार्टिकल्स इस गोल्ड फॉइल पर स्ट्राइक करेंगे, ये अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड फॉइल पर स्ट्राइक करे, और जब ये यहाँ पे उन्होंने कुछ डिस्टेंस पर एक स्क्रीन लगा रखी थी, राइट। दिस स्क्रीन वाज नेम्ड एज SS डैश। इस गोल्ड फॉइल से कुछ डिस्टेंस पर उन्होंने एक स्क्रीन लगाई और इस स्क्रीन को नाम दिया SS डैश। ये जो स्क्रीन थी ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन थी, और जब भी इस फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट होंगे तो वो हमको सिंटिलेशन इफेक्ट देगा, मतलब लाइट प्रोड्यूस करेगा। बेसिकली जब भी इस फॉइल पर, ये फॉइल जो थी उसके ऊपर जिंक सल्फाइड की कोटिंग की गई थी, राइट। सो दिस वाज द फॉइल जो कि फ्लोरोसेंट मटेरियल की बनी हुई थी, इसके ऊपर जिंक सल्फेट की कोटिंग की गई थी। जब भी कोई अल्फा पार्टिकल इस पर रीच करेगा तो ये फॉइल जो है वो हमको सिंटिलेशन इफेक्ट देगी। सिंटिलेशन इफेक्ट देने का मतलब क्या, जब भी उस पर कोई एटम इंसिडेंट होगा, सॉरी अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट होगा, तो वो लाइट प्रोड्यूस करेगा, राइट। और इस इफेक्ट को हम बोलते हैं सिंटिलेशन इफेक्ट। तो जैसे ही कोई अल्फा पार्टिकल इस फॉइल के ऊपर इंसिडेंट हुआ तो हमको यहाँ पे सिंटिलेशन इफेक्ट देखने को मिलेगा, राइट। अब इस एक्सपेरिमेंट में बेसिकली क्या हुआ, जब अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड फॉइल के ऊपर इंसिडेंट हुए तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो इस फॉइल से टकराकर वापस रिटर्न आ रहे थे, राइट। कुछ अल्फा पार्टिकल्स गए, इस फॉइल से टकराए और वापस रिटर्न आ गए, राइट। कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो बिना किसी डेविएशन के स्ट्रेट फॉरवर्ड पास हो रहे थे, और कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो टकरा कर स्कैटर हो रहे थे और इस स्क्रीन पर इंसिडेंट हो रहे थे, और जिस पार्ट पर वो इंसिडेंट हो रहे थे वहां पे हमको सिंटिलेशन इफेक्ट देखने को मिल रहा था, राइट। बेसिकली ये जो एंगल है, ये जो एटम्स स्कैटर हो रहे थे, जिस एंगल से वो स्कैटर हो रहे हैं उस एंगल को नाम दिया गया एंगल ऑफ स्कैटरिंग, एंड इट वाज डिनोटेड बाय थीटा, राइट। सो बेसिकली ये जो था उनका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट था, जिसमें कुछ अल्फा पार्टिकल स्कैटर हुए, कुछ विदाउट एनी डेविएशन स्ट्रेट फॉरवर्ड निकल गए, और कुछ टकरा कर जिस डायरेक्शन से आ रहे थे उसी डायरेक्शन में वापस लौट गए। अब इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या क्या चीजें ऑब्जर्व की, उनके ऑब्जर्वेशंस को हम समझते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या ऑब्जर्वेशंस उनके थे
वो ऑब्जर्वेशन समझते हैं। सबसे पहले उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व की कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द फॉइल स्ट्रेट अनडिफ्लेक्टेड। ज्यादातर एटम्स जो थे, सॉरी ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो अनडिफ्लेक्टेड निकल गए। मोस्टली अल्फा पार्टिकल्स बिना किसी डिफ्लेक्शन के स्ट्रेट फॉरवर्ड निकल गए, उनमें किसी भी तरीके का डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिला। सेकेंड चीज उन्होंने ये ऑब्जर्व की कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो डिफ्लेक्ट हुए थे 90 डिग्री से ग्रेटर एंगल पर, राइट। 90 डिग्री से ग्रेटर एंगल पे डिफ्लेक्ट होने का मतलब वापस इसी डायरेक्शन में आ जाना। ये 90 डिग्री का एंगल, इससे ज्यादा डिफ्लेक्ट होने का मतलब वापस इसी डायरेक्शन में चले जाना। तो कुछ ऐसे एलिमेंट, कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे। बेसिकली कितने ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे, तो उन्होंने बताया कि हर 8000 में से केवल एक, 1 in 8000, हर 8000 अल्फा पार्टिकल में से केवल एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो कि 90 डिग्री से ज्यादा एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहा था, राइट। सो 8000 में से केवल एक एटम ऐसा था जो कि 90 डिग्री से ज्यादा एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहा था, मतलब सेम उसी जिस डायरेक्शन से आ रहा है उसी डायरेक्शन में वापस लौट रहा था, राइट। थर्ड ऑब्जर्वेशन उन्होंने बताया कि कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे। कितने ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे? 0.14%। केवल 0.14 अल्फा पार्टिकल परसेंट ऐसे पार्टिकल्स थे जो कि बहुत छोटे एंगल से स्कैटर हो रहे थे, स्मॉल एंगल से स्कैटर हो रहे थे। मतलब ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे निकल रहे हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल जो है वो 90 डिग्री से ज्यादा एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और बहुत ही कम, दैट इज 0.14% ऐसे एटम्स हैं, अल्फा पार्टिकल्स हैं जो कि छोटे एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। मतलब उनका जो ये तो थीटा है वो बहुत छोटा है। सो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस थे जो कि रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू चीजें ऑब्जर्व की। अब इन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे उन्होंने हमको कुछ कंक्लूजन्स दिए, राइट। बेसिकली व्हाट वर दैट कंक्लूजन्स, इन्हीं ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे क्या कंक्लूजन उन्होंने हमको दिए वो समझते हैं। सो व्हाट वर द कंक्लूजन्स ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल। सबसे पहला कंक्लूजन उन्होंने जो हमको दिया, इट वाज दैट कि since most of the alpha particles remain undeviated and pass straight, therefore the gold foil maximum space inside the particle is hollow, right। उन्होंने क्या बोला कि चूंकि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल एज इट इज सीधे निकल रहे हैं, उनमें किसी भी तरीके का डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, तो जो ज्यादातर स्पेस होगी वो कैसी होगी? वैकेंट। मतलब जो स्पेस है, ज्यादातर स्पेस जो है वो कैसी होगी? वैकेंट। मतलब उन्होंने क्या बोला, एटम के अंदर ज्यादातर स्पेस जो होती है वो वैकेंट होती है या खाली होती है, वहां पर किसी भी तरीके का चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। ऑब्वियसली बात है, अगर हम सीधे जा रहे हैं किसी रास्ते में, अगर हमारे रास्ते में कुछ भी नहीं आया तो हम सीधे सीधे जाते रहेंगे, राइट। तो वही चीज अल्फा पार्टिकल के भी साथ फॉलो हुई। वो सीधे जा रहे थे, उनको रास्ते में किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस नहीं मिला, वो सीधे चले गए। मतलब क्या कि ज्यादातर जगह जो थी, और चूंकि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे गए, तो ज्यादातर स्पेस जो है वो कैसी हो गई? वैकेंट। मतलब वहां पर किसी भी तरीके का चार्ज जो था वो प्रेजेंट नहीं था। अब सेकेंड चीज उन्होंने ये कंक्लूड की कि अल्फा पार्टिकल्स जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ये चीज तो हमको पता ही है कि हमने हीलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं। और अगर अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं और वो फिर से उनमें और वो यहाँ से टकरा के अगर वापस इसी डायरेक्शन में आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज होगा जो कि काफी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज होगा और वो उसको रिपेल कर रहा है, राइट। सो उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला यहाँ से कि चूंकि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव और वो टकरा के वापस आ रहे हैं, मतलब उनमें रिपल्शन हो रहा है, किसी चीज से वो टकराए होंगे, उनमें रिपल्शन हुआ होगा और रिपल्शन के कारण वो वापस आ रहे हैं। मतलब यहाँ पे भी किसी तरीके का पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है जो कि अल्फा पार्टिकल को रिपेल कर रहा है, राइट।
सो जितने अल्फा पार्टिकल में रिपल्शन हो रहा है वो रिपल्शन किसके कारण हो रहा है? इट इज बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। कोई बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज है जो कि अल्फा पार्टिकल्स को क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है, जिसके कारण वो वापस उसी डायरेक्शन में आ रहे हैं जहां पे वो हमने उनको भेजा था। इसके बाद उन्होंने कंक्लूड किया कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो स्कैटर हो रहे हैं बहुत छोटे एंगल से। सो दिस इज possible only if maximum mass and entire positive charge of atom to be concentrated in a very small region. उन्होंने क्या बोला कि चूंकि ऐसे बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स हैं जो कि डिफ्लेक्ट बैक हो रहे हैं या ऑब्ट्यूज एंगल बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत छोटी जगह पे कंसंट्रेटेड है, राइट? मतलब ऐसा नहीं है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे एटम में फैला हुआ है, नहीं। जो पॉजिटिव चार्ज है वो कंसंट्रेटेड है, मतलब बहुत छोटी सी जगह में एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज जो है वो कंसंट्रेटेड है, जिसके कारण जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो उसी डायरेक्शन में डेविएट हो रहे हैं, राइट? ये बेसिकली कुछ कंक्लूजन्स थे जिन कंक्लूजन्स के बेसिस पर रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था। अब रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल क्या है वो हम लेटर ऑन पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इसके पहले उन्होंने बेसिकली कुछ रिलेशन दिए थे अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू। बेसिकली व्हाट वर दैट रिलेशंस एंड व्हाट वर दैट थिंग्स, ऑल दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर, कि उन्होंने किस तरीके से अपने कंक्लूजन्स के बेसिस पर कुछ रिलेशन दिया था नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग टू द एंगल ऑफ स्कैटरिंग। उन्होंने दो चीजों के बीच में हमको रिलेशन बताया था कि कितने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर होंगे टू द एंगल ऑफ स्कैटरिंग बढ़ाने या कम करने पर, राइट? दैट इज उन्होंने हमको दो चीज के बीच में रिलेशन दिया, एन और थीटा। एन और थीटा के बीच में हमको रिलेशन दिया गया। एन इज द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग, कितने अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर हो रहे हैं, और थीटा इज एंगल ऑफ स्कैटरिंग। इन दोनों क्वांटिटीज के बीच में जो रिलेशन था दैट वाज गिवन टू अस थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट। समझते हैं कि व्हाट वाज द रिलेशन दैट वाज गिवन फ्रॉम हियर। जब उन्होंने एंगल ऑफ स्कैटरिंग थीटा और नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग, इन दोनों के बीच में जब उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया, तो स्टार्टिंग में क्या हो रहा था, जब थीटा कम था, स्टार्टिंग में उनको मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्कैटर मिले। जैसे जैसे ये थीटा इंक्रीज होता जाएगा, वैसे वैसे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं या सॉरी स्कैटर हो रहे हैं, उनका नंबर जो है वो रिड्यूस होता जाएगा, राइट? तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे अल्फा पार्टिकल्स को स्कैटर करवाया, और जब बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स को स्कैटर करवा के उन्होंने इस थीटा की वैल्यू को मेजर किया, तो उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होगा वैसे वैसे एन की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती जाएगी, राइट? मतलब एंगल ऑफ स्कैटरिंग ज्यादा तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड कम, और इस बेसिस पर उन्होंने एक रिलेशनशिप दिया था। द रिलेशनशिप वाज गिवन एज दिस n इज प्रोपोर्शनल टू sin टू द पावर 4 थीटा बाय 2। उन्होंने क्या बोला कि जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर हो रहे हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे sin टू द पावर 4 थीटा बाय 2 के, वेयर n इज द नंबर ऑफ number of alpha particles that are scattering, and theta is the angle of scattering, right? So this was basically the result of this experiment that we have discussed. इसी के basis पर रदरफोर्ड ने अपना atomic model दिया था. That atomic model we are going to discuss in the next class. Basically now let us practice one numerical based on this topic that we have just discussed. So let us practice one simple numerical that is on the topic that we have just discussed. So first of all, we will read the question that is being given to us. In alpha particle scattering experiment,
with thin gold foil, 100 scattered alpha particles per unit area per minute were observed at an angle of 60 डिग्री. सो हमको एक चीज दी हुई है कि अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में कितने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर हुए हैं, दैट इज n की वैल्यू हमको दी हुई है 100, और जो थीटा है वो भी हमको दिया हुआ है 60 डिग्री, राइट. हमको निकालना है, इसको मान लेते हैं n1, इसको मान लेते हैं थीटा 1. हमको निकालना है कि जब थीटा 90 डिग्री होगा तो उस केस में n2 की वैल्यू कितनी होगी, ये चीज मुझे निकालनी है कि उस केस में जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एमिट होंगे वो कितने होंगे, ये चीज हमको यहाँ पे डिटरमाइन करनी है, राइट. सो वी नो दैट n इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन में साइन टू द पावर 4 थीटा बाय 2, राइट. यहां से अगर मैं n1 अपॉन n2 का रेशो निकालूं तो n1 हो जाएगा, इट विल बी 1 अपॉन में साइन टू द पावर 4 थीटा बाय 2, दैट इज 60 बाय 2 अपॉन में 1 अपॉन में साइन टू द पावर 4 90 बाय 2, राइट. सो दैट यू विल गेट n1 अपॉन n2 इज इक्वल्स टू, ये ऊपर चला जाएगा, सो दैट वी विल गेट साइन टू द पावर 4 90 by 2 is 45 and sin to the power 4 60 by 2 is 30, right. और आपके पास n1 की वैल्यू आ जाएगी 100, so you can write 100 from here, right. Now you will get 100 upon में n2 is equals to sin 45. sin 45 की वैल्यू होती है 0 1 by 2 1 by root 2, right. sin 45 की वैल्यू होती है 1 by root 2 और 1 बाय रूट 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय n2 की वैल्यू होती है साइन 30 0 1 बाय 2 की पावर 4. यू विल गेट 100 अपॉन में n2 इज इक्वल्स टू रूट 2 टू द पावर 4, दैट इज 1 बाय 4, राइट. और 2 टू द पावर 4, दैट इज 2 4 8 2 16, और यू विल गेट 100 अपॉन n2 इज इक्वल्स टू 16 अपॉन में 4, or you will get 4 4s are 16, this will be 25, you will get n2 is equals to 25, that is अगर मैं अगर मैं थीटा को 90 डिग्री बढ़ा देता हूँ, थीटा को अगर मैं बढ़ाकर 90 डिग्री कर देता हूँ तो उस केस में जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर होंगे वो कितने होंगे 25. यहाँ से हम ये चीज़ भी कंक्लूड कर सकते हैं कि थीटा बढ़ा तो n कम हुआ, राइट. मतलब हमारा जो थियोरिटिकल अजम्पशन था वो करेक्ट था कि जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे n कम होता जाएगा, राइट. सो दिस वाज बेसिकली द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल विच वाज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, राइट. इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यू नीड टू प्रिपेयर इट रियली वेल. So that's all for today's class, students. The further topics we are going to discuss in the next class. Thank you.